Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का 12th आर्ट्स A1 में हिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर जो टॉपिक है वो है स्टैच्यू, स्टडी ऑफ स्टैच्यू ऑफ सांची, यानी सांची के स्तूप के अंदर वहाँ कौन कौन सी मूर्ति कला के विषय में वहाँ संरचनात्मक जो जानकारियाँ हमें हासिल हुई हैं उनके बारे में हमें इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर बहुत से जो मूर्ति कलाओं का जिक्र हम करेंगे। जैसे सबसे पहले इसके अंदर एक मूर्ति का जिक्र किया गया जिसमें एक हाथी को दिखाया गया है, हाथी को और पेड़ों के झुरमुट के अंदर दिखाया गया है। इस तरह के चित्र उस पर बने हुए हैं। कहीं ना कहीं ये संदेश दिया गया है कि वहाँ जीव जंतुओं को इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। यहाँ पर साल भंजिका की मूर्ति भी दर्शाई गई है जो कि तोरण द्वार के पास में साल भंजिका की मूर्ति का मतलब उत्कीर्णन देखा गया है, जिसमें पेड़ पौधों की लताओं से, पेड़ पौधों की शाखाओं से लटकते हुए सुंदर स्त्रियों के चित्रण किए गए हैं, जिसमें कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका कोई त्याग और तपस्या से कोई नाता नहीं है। कुछ लोगों ने उसकी संस्कृत परंपराओं से उनकी जानकारी जुटाने की कोशिश की तो साल भंजिका की मूर्ति के बारे में पता चला, और उसमें पता चला है कि जो साल भंजिका की जो मूर्ति है वो वहाँ के स्तूपों को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, उसके अलंकरण को सुंदर बनाने के लिए इसका यूज़ किया गया होगा। इसके अंदर एक पता चलता है कि गज लक्ष्मी का जिक्र देखने को मिलता है, जिसमें एक महिला बीच में बैठी हुई है और उसको दो हाथी उस पर पानी छिड़क रहे हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये महात्मा बुद्ध की माता जी माया थी, या फिर कुछ विद्वान मानते हैं कि ये गज लक्ष्मी थी। गज लक्ष्मी सौभाग्य की लक्ष्मी होती है, यानी जिसकी कृपा से धन लक्ष्मी की मौज होती है, तो उसकी माना जाता है कि ये जो प्रतीक है शायद उन्हीं का रहा होगा। इस तरह की का विवरण जो इसमें देखने को मिलता है। एक इसमें पता चलता है कि स्तूप का चिन्ह बना हुआ है, स्तूप जो कि एक तरह से महापरिनिर्वाण नाम की एक परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसका जिक्र किया गया महापरिनिर्वाण को। तो स्तूप इसका विवरण मिलता है, क्योंकि आज के समय में भी स्तूपों को डायरेक्टली महात्मा बुद्ध के अवशेषों के साथ में जोड़ा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जो हड्डियां और अवशेष जो हैं वो इन स्तूपों में सुरक्षित रखे हुए हैं, और उन्हीं के लिए इनका निर्माण ज़्यादातर किया गया था। अशोक महान के आदेश से ऐसा ज़्यादातर स्तूप जो हैं बनाए गए हैं। इसके अलावा जो हमें और जानकारियां हासिल हुई हैं कि और यहाँ पे क्या मिलता है, कुछ स्तंभों पर सर्प के आकृति बनी हुई है, जिसमें ये पता चलता है कि ये शायद एक जेम्स फर्ग्यूसन नाम के एक हिस्टोरियन हुए हैं, यानी इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये बताया कि शायद सांची का जो स्तूप था या सांची के आसपास का इलाका था वो एक तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के वो लोग अनुयायी थे, एक सर्प की पूजा वो लोग शायद करते होंगे। लेकिन उन्होंने इस तरह का जो विवरण है सिर्फ मूर्तियों को देख करके, समझ करके, उसके उत्कीर्णन को समझ करके ही बताया। एक्चुअल में उस समय तक साहित्य की कोई खास नॉलेज किसी ने नहीं पढ़ी थी। इसके अलावा एक इसमें चक्र का उल्लेख किया गया है कि चक्र जो है ये सारनाथ जो जगह है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में सारनाथ नामक जगह पर महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले उपदेश का उससे डायरेक्टली लिंक है। और इसके अलावा इसके अंदर एक रिक्त स्थान का जिक्र किया गया है, जिसमें महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से जोड़कर देखा जाता है। महात्मा बुद्ध को यहाँ पर एक पेड़ का चित्रण किया गया है। सिर्फ यहाँ पे एक पेड़ का मतलब सिर्फ पेड़ ना होकर के महात्मा बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख उसमें किया गया है, जिसमें उसको बोध गया के अंदर एक वृक्ष के अंदर, बोधि वृक्ष के नीचे उसके बैठे हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस घटना का जिक्र इसके अंदर किया गया है। इस प्रकार ये टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। तो इसमें संरचनात्मक विशेषताओं पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। सांची का स्तूप जो है बिना अलंकरण के है। सांची के स्तूप में कोई सजावटी चीजें
यूज नहीं की गई है, वहां सिर्फ पत्थरों का ढांचे से इसको विकसित किया गया था। इस स्तूप के अंदर ज्यादातर पत्थरों से ही डिजाइन बनाए गए हैं। यहाँ पे अलंग जो तोरण द्वार बनाए गए हैं वो भी पत्थरों से ही बनाए गए हैं। बहुत ज्यादा सुंदरता का इसमें इतना ज्यादा अलंकरण नहीं किया गया, सजावटी काम नहीं किया गया है। वेदिकाएं मिलती है जो जिसमें लकड़ी की जैसे बांस वगैरह का यूज इसके अंदर ज्यादा किया गया होगा, ऐसा पता चल रहा है। तोरण द्वार जो है ये यहाँ पे नक्काशियां बहुत की गई हैं, यानी तोरण द्वार पर डिजाइन्स बनाए गए थे। तोरण द्वारों पर नक्काशियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे और स्तूपों की अपेक्षा सांची के स्तूप को देखते हैं तो सांची के स्तूप की जो सजावट है वो कम है। दक्षिणाव्रत परिक्रमा, यहाँ पे जितने भी उपासक लोग आते होंगे जो स्तूपों पर अपना एक तरह से बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो इसकी उपासना करने आते होंगे, तो वो हमेशा पूर्व की दिशा से तोरण द्वार में एंट्री करते हुए दक्षिण की तरफ अपने आप को दक्षिण की तरफ यानी घूमते हुए यात्रा करते थे। यानी जो स्तूप है, स्तूप को अपने से उत्तर में रखते हुए दक्षिण की तरफ यात्रा करते हुए आगे बढ़ते थे। ठीक यही दिशा होती थी, जैसे कि ऐसा लगता था जैसे सूर्य के पथ का अनुसरण वो लोग कर रहे हों, क्योंकि सूर्य इसी गति से और इसी दिशा के अंदर परिक्रमा करता है। जैसे सर्दियों के अंदर सूर्य जो है पूर्व से उदय होते हुए और दक्षिणाव्रत यात्रा करते हुए और वो पश्चिम की ओर अस्त हो जाता है, ठीक उसी तरीके की यात्रा यहाँ दक्षिणाव्रत परिक्रमा के जरिए दिखाई गई है। इसके अलावा है यहाँ पे मूर्तियों के बारे में क्या क्या हमें पता चलता है। यहाँ जो रिक्त स्थान है मूर्तियों के अंदर कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत प्रकार की मूर्तियां यहाँ पे मिलती हैं, पेड़ पौधों की मूर्तियां हैं, जीव जंतुओं की मूर्तियां मिलती हैं, महिलाओं की भी मूर्तियां बनी हुई हैं, महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई मूर्तियां भी यहाँ पे मिलती हैं। कुछ विद्वानों ने रिक्त स्थान छोड़ते हुए इस तरह की मूर्ति कला का निर्माण किया है, जिसका मतलब है महात्मा बुद्ध को ध्यान की दशा का विवरण मिलता है, यानी वे योग और ध्यान में उस समय पर ऐसा लगता है कि जैसे वो योग और ध्यान में उस समय मतलब अपने आप को विचाराधीन है, और इसलिए उनकी किसी भी मनोस्थिति का विवरण करना यहाँ पे ठीक नहीं माना जाएगा, इसलिए रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है। स्तूप का विवरण, जहाँ पे स्तूप बना हुआ है उसका मतलब है महापरिनिब्बान का मतलब ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाने पर और उनको मोक्ष की प्राप्ति होने पर महापरिनिब्बान कहा जाता है। इसे ये कुशीनगर नामक स्थान पर उनकी महापरिनिब्बान हुआ था। इसके बाद है चक्र सारनाथ में दिए गए उपदेश का, जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे पहला उपदेश दिया गया था। वाराणसी के पास में सारनाथ नामक जगह है। इस सारनाथ नामक जगह पर जहां की जो क्वाइन हम देख पाते हैं जिसके अंदर 4 सिंहों की जो मूर्ति है वो सारनाथ नामक स्थान से ही ली गई है। इसमें उपदेश का जो प्रतीक दिया गया है उसमें चक्र का विवरण उसमें देखने को मिलता है। हम क्वाइन में भी हम देख पाते हैं कि एक तरफ घोड़ा है, एक तरफ वृषभ है और बीच में चक्र बना हुआ है। इस प्रकार है लोक परंपराएं। लोक परंपराएं क्या होती हैं, जो इस विवरण को थोड़ा सही लिख लें। इसमें लोक परंपराएं जो हैं ये इस तरीके से लिखा जाएगा। लोक परंपराएं, इसके अंदर हम देखेंगे इसको कि लोक परंपराओं में साल भंजिका की मूर्ति का विवरण देखने को मिलता है। साल भंजिका की मूर्ति, वैसे कुछ लोग मानते हैं कि जो इसमें सुंदर मूर्तियां, जो कि महिलाओं की सुंदर मूर्तियां वृक्षों की लताओं से, उनकी शाखाओं से लटकते हुए बनाई गई हैं, तो इसका मतलब शायद कोई त्याग या तपस्या के साथ में इस तरह का कोई रिलेशन शायद नहीं होगा। लेकिन वाकई में जब उसकी संस्कृत परंपरा का अध्ययन किया गया है, साहित्य परंपरा का अध्ययन किया गया है, तो साल भंजिका का विवरण उसमें पता चलता है, जो कि स्तूप के अलंकरण में इजाफा करने के लिए इस तरह की साल भंजिका की मूर्ति को इसके अंदर विवरण में डाला गया है। जानवरों का उत्कीर्ण, इसमें इन मूर्तियों की सजावट को बढ़ाने के लिए कहीं कहीं पर जानवरों का विवरण भी दिया गया है, ताकि इसके उपासक जो लोग यहाँ आए तो उनका ध्यान आकर्षित हो। कमल दल और हाथियों के बीच में एक महिला को दर्शाया गया है। एक तरफ कमल दल दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ है हाथी, और उनके बीच में एक महिला को दर्शाया गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये बुद्ध की माताजी माया रही होगी। कुछ विद्वान मानते हैं गजलक्ष्मी, जो कि शुभ कार्य का संकेत देने का प्रतीक साबित होती है। गजलक्ष्मी का विवरण माना गया है।
स्तंभों का सर्प, इसमें कुछ स्तंभों पर सर्प बने हुए हैं, जिसमें एक आधुनिक इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने इस निर्णय को ताकि उत्कीर्णित जो मूर्तियों का अध्ययन करने के द्वारा यह अनुमान लगाया कि शायद यहाँ पे सर्पों की पूजा होती होगी और सांची का जो स्तूप है उसके आसपास का इलाका सर्प पूजा का केंद्र रहा होगा। इस प्रकार यह आपका टॉपिक पूरा होता है। इसके बाद हम एक बार इसका रिवीजन ले सकते हैं। संरचनात्मक विशेषताओं में सांची का स्तूप बिना सजावट के हैं, वेदिकाएं बनी हुई हैं, तोरण द्वार बने हुए हैं, तोरण द्वारों पर नक्काशी की गई है। लोग उपासक यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए, दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हुए सूर्य के पथ का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है। मूर्ति कला की जो विशेषताएं हैं उनमें एक रिक्त स्थान उकेरते हुए बनाई गई है, एक स्तूप बने हुए हैं, चक्र बने गए हैं। मूर्ति कला के अंदर विवरण देखने को मिलता है। रिक्त स्थान का मतलब है महात्मा बुद्ध को योग और ध्यान की दशा में दिखाया गया है। स्तूप में महापरिनिब्बान की अवस्था को बताया गया है। चक्र के अंदर सारनाथ में दिए गए उपदेश का प्रतीक उसे बताया गया है। लोक परंपराओं में शाल भंजिका की मूर्ति का विवरण यहाँ देखने को मिलता है, जो कि सुंदर महिला की मूर्ति का उसमें उल्लेख किया गया है। यहाँ जानवरों का उत्कीर्णन देखने को मिलता है, जिसमें किसी भी चित्र या आकृति को या किसी भी स्थान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया गया है, लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया है। कमल दल और हाथियों के बीच में एक महिला को दिखाया गया है, और जिसको कुछ विद्वान मानते हैं कि महात्मा बुद्ध की माताजी मां माया होगी, और कुछ विद्वान मानते हैं कि गजलक्ष्मी होगी, जो कि शुभ कार्यों को संपन्न करने वाली देवी के रूप में एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। कुछ स्तंभों पर सर्प बने हुए हैं, सर्प, और एक आधुनिक इतिहासकार ने उत्कीर्णित जो चित्राकृतियां बनी हुई हैं, जो उत्कीर्ण किए हुए हैं, उनसे अनुमान लगाया कि शायद यहाँ पर सांप वगैरह की पूजा होती होगी। सांची का स्तूप इसलिए फेमस रहा होगा। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है स्टैचू ऑफ सांची यानी सांची के अंदर मूर्ति कला का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।